हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी जो है, जो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, उस तैयारी का लेवल जो है बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इसी क्रम में एक कला संस्कृति की एक श्रृंखला शुरू की हुई है, जिसका उद्देश्य है कि आप लोगों को घर बैठ करके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरी विस्तृत क्लास आप लोगों को मिल जाए। तो इसीलिए YouTube पर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया हुआ था। इसमें अभी हम लोगों ने कला संस्कृति के अंतर्गत केवल स्थापत्य कला के जो पहलू हैं उनके बारे में चर्चा की थी। तो सबसे पहले हमने प्राचीन भारत की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा की, फिर हम लोगों ने मध्यकाल की स्थापत्य कला की चर्चा की, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल स्थापत्य कला को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं क्षेत्रीय स्थापत्य कला, यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अलावा भी जो छोटे छोटे राज्य और रजवाड़े विकसित हुए थे, जिन्होंने अपना राज्य विकसित किया था, उनके कला के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्षेत्रीय स्थापत्य कला, ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, क्षेत्रीय स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसे हम गोल गुंबज कहते हैं। बिल्कुल गोल है, ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल ही गोल गुंबज है, यानी कि इस आपका जो गुंबद था उसी का थोड़ा सा और अच्छा मॉडिफाइड रूप हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नमूना है। इसी तरीके की बहुत सारी कलाएं प्रदर्शित की गई हैं आपके क्षेत्रीय राज्यों के द्वारा, एवरीबॉडी। तो आज हम उन सभी क्षेत्रीय राजाओं, क्षेत्रीय जो शासक हैं, जो इनके पैरेलल, इनके समानांतर विकसित हुए थे, उनके स्थापत्य कला के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और एक चीज आप लोगों से जरूर मैं कहूंगा, इस क्लास को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि जरूरतमंद जितने भी सभी छात्र हैं उन तक आपका ये मैसेज जरूर पहुंचे और वो सभी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है ना। तो क्षेत्रीय स्थापत्य कला, एक चीज ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बीच में, जब मुगल साम्राज्य ऊपर उठ रहा था और दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था, उसी बीच में कुछ आपके भारत के उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्र में, खासकर दक्कन में, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। यानी कि तुगलक वंश के अंत होने के समय में, जिस समय तैमूर लंका आक्रमण हो रहा था, उस समय से लेकर के और मुगलों के अकबर के साम्राज्य के विस्तार होने तक समझिएगा कि कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले राजतंत्र या राजवंश नहीं थे, वो राजपूत परंपरा थी, राजपूत काल शासक थे, हिंदू शासक थे उससे पहले, लेकिन वो सभी कमजोर हुए तो उनकी जगह पर कुछ मुस्लिम शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। ठीक है ना, और वो परंपरा शुरू हुई। जब क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तो ये क्षेत्रीय राज्य मजबूत होते चले गए और केंद्रीय शक्ति कमजोर रही, क्योंकि दिल्ली शासक कमजोर रहे और मुगल भी स्टार्टिंग में उतने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए इन क्षेत्रीय राज्यों का उभार सामने आया था। कंडीशन यह होती है कि किसी भी काल में जो कलाकार होते हैं वो राजकीय संरक्षण में ही बहुत अच्छा अपना शासन प्रक्रिया के तहत ही अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। तो कलाकार एक ऐसे वर्ग है जो किसी राजकीय संरक्षण के तहत ही अपना कला का प्रभाव दिखाता है, अपना कला का प्रदर्शन करता है। तो जब क्षेत्रीय शासक उभरे और केंद्रीय शासक जो हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और मुगल बादशाह, जब तक प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं हुए, उस पीरियड में केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। इसीलिए ये जो कलाकार हैं, ये कलाकार अपने केंद्र को छोड़ करके अपनी रोजी रोटी के संदर्भ में क्षेत्रीय राज्यों की तरफ पलायन कर गए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्योंकि कलाकार को तो किसी न किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलानी ही चलानी है,
तो ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए कि वो क्या करेंगे जब केंद्रीय शक्ति कमजोर है, उनके पास आय के साधन नहीं है, उनके पास कला का संरक्षण देने की सुविधाएं नहीं है, तो वो उसकी तलाश में क्षेत्रीय राज्यों की तरफ चले गए। इसी वजह से उन क्षेत्रीय राज्यों ने उन कलाकारों को न केवल संरक्षण दिया बल्कि अपनी वहां की जो स्थानीय कला है उस कला के साथ मिला करके एक नई कला का विकास किया, जिसे हम क्षेत्रीय स्थापत्य कला या क्षेत्रीय कला कह सकते हैं। तो यानी कि केंद्र की जो दिल्ली सल्तनत की या मुगल शासकों की जो कला चली आ रही थी, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, वो तो आई क्षेत्रीय राज्यों में, और वहां की जो स्थानीय परंपरा थी उसके अनुसार दोनों को मिलाकर के एक मिश्रित प्रकार की एक नई शैली विकसित हुई, जिसे हम क्षेत्रीय स्थापत्य कला कहते हैं। और यह भी आपको पता चल गया कि आखिर ऐसी कला का विकास क्यों हुआ था। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्षेत्रीय स्थापत्य कला में जो आपके तत्व हैं वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला यानी केंद्रीय कला के तत्व तो हैं ही, साथ के साथ स्थानीय प्रभाव भी अच्छे खासे दृष्टिकोण से उसमें प्रदर्शित होता है। ठीक है ना? तो इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्षेत्रीय राज्यों की स्थापत्य कला। ये देखेंगे तो क्षेत्रीय राज्यों की स्थापत्य कला, क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से हैं? बंगाल है, जौनपुर है, मालवा है, दक्कन के राज्य हैं, गुजरात है। तो ये 5 प्रमुख इस समय के राज्य हैं जिन्होंने इस क्षेत्रीय कला को आगे मध्यकाल में आगे बढ़ाया। ठीक है ना? लेकिन बात आती है कि आखिर इन राज्यों ने इस कला को विकसित क्यों किया, कैसे किया, उसके पीछे कारण क्या है, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। यानी कि इस कला के विकास के कारण हो सकता है कि आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि आखिर क्षेत्रीय राज्यों की कला के विकसित होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। क्षेत्रीय राज्यों ने मुख्य शक्तियों के अलग अपनी पहचान बनाई, क्योंकि हर शासक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है और वह, ध्यान रखना, वो चाहता है अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से एक बड़ा शासक बने। इसीलिए वो उसी के समानांतर एक छोटी शक्ति बनकर के धीरे धीरे अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है और ऐसे कार्य करता है, ऐसी गतिविधियां अपनाता है जिससे कि उसकी पहचान बन सके। और कला संस्कृति उसका एक सबसे बड़ा माध्यम होती है जिसके माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना बड़ा शासक हूं। उतना ही बड़ा महल बनाएगा, उतनी ज्यादा अपने जो चित्रकला है, मूर्ति कला है, तमाम तरह की कला के रूप हैं उनको ज्यादा संरक्षण देगा, अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा कलाकारों को अपने यहाँ बुलाएगा, दुनिया को दिखाएगा, क्योंकि यह सामंती परंपरा है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो दुनिया को दिखाना चाहता है। ठीक है ना? तो वो उसने अपनी अलग पहचान बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो चाहता है। इसी संदर्भ में अपनी अलग कला संस्कृति को भी विकसित किया। इसी वजह से कॉपी नहीं किया बल्कि 2 चीजों का मिश्रण किया। यानी कि हम कह सकते हैं केंद्रीय शक्ति का कमजोर होने और कलाकारों का पलायन होने की वजह से यह विकसित हुई। बिल्कुल सही बात है। जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और मुगल शासक कमजोर हुए तो कलाकार पलायन होकर के इन क्षेत्रीय राज्यों में आ गए, नंबर 1। दूसरा, इन क्षेत्रीय राजाओं द्वारा इन कलाकारों को संरक्षण दिया गया अपनी क्षमता को दिखाने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए। और इन कलाकारों ने, सोचिए, अपनी क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन किया। इन कलाकारों ने, ये कलाकारों ने किया और शासकों ने भी इनको संरक्षण दिया कि आप हमारे यहां इस तरह की चीजों को बनाइए, हम आपको संरक्षण दे रहे हैं, मुंह मांगे कीमत देंगे, सारी चीजें करेंगे। ठीक है ना? और यह जो परंपरा है यह सामंती व्यवस्था को बढ़ावा देती है। यह उस प्रकार की परंपरा है क्योंकि यह मूलभूत रूप से ये शासक नहीं थे बल्कि सुल्तानों और बादशाहों के अधीन अपने अपने राज्य के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, सूबेदार थे, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। जैसे बंगाल, मध्यकाल में आपने पढ़ा होगा, बंगाल हमेशा विद्रोह करता रहा है, चाहे बलबन के समय में रहा हो, चाहे खिलजी के समय में रहा हो, या कभी भी किसी भी शासक के समय में रहा हो, बंगाल आसानी से कंट्रोल नहीं हुआ, करता ही रहा। हुमायूं
गुजरात के शासक बहादुर शाह पर सोचिए आक्रमण करने के लिए कई बार आया। दक्कन अलग से स्वतंत्र हुआ। मुगलों के समय में भी निजामुल मुल्क आशफ जहां ने अपना हैदराबाद की निजामत की रखी, लेकिन उससे पहले यहां पर बहमनी साम्राज्य का गठन हुआ। क्या हुआ? बहमनी साम्राज्य इसी जगह पर हुआ, दक्कन में ही। इसी जगह पर विजयनगर हुआ। नीचे की साइड में आपका विजयनगर और ऊपर की साइड में बहमनी साम्राज्य हुआ। मालवा हुआ, जौनपुर हुआ। तो ये सभी शासक एक्चुअल में मूलभूत रूप से शासक नहीं थे, ये कभी सूबेदार थे जो अपनी क्षमता, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करना चाहते थे, यानी कि वो अपनी सामंती व्यवस्था को बढ़ा रहे थे, अपने आप को शासक के रूप में दर्शा रहे थे। और इसी वजह से उन्होंने वहां से पलायन किए हुए कलाकारों को अपने यहाँ बुलाया, संरक्षण दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर सुल्तान और बादशाह बड़ी बड़ी इमारतें बना करके अपना प्रदर्शन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और सामंत हमेशा शो ऑफ के लिए जाने जाते हैं, यानी कि अपने प्रदर्शन के लिए, अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना? तो ये एक मुख्य कारण था कि उनकी कला का विकास क्षेत्रीय स्तर पर हुआ था। ओके, ध्यान रखना। तो प्रमुख शासक, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका मतलब हो गया कि इनकी विशेषताएं क्या रही होंगी। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी विशेषताएं क्या रही होंगी। स्वाभाविक सी बात है, पूर्व की कला की निरंतरता, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इंडो इस्लामिक जो परंपरा चली आ रही थी वो तो रही ही रही, परंपरा की निरंतरता है, वो तो आधार है। ध्यान रखना, इसने आधार का रूप ग्रहण किया, यही आधार बनी। बाद में जाकर के वहां की अलग अलग जगह की स्थानीय कलाओं का मिश्रण हुआ इस पर। यानी कि अपनी जो क्षेत्रीयता है, जिसे हम कह सकते हैं वहां की स्थानीयता का मिश्रण हुआ। जैसे वहां की कला संस्कृति है उसी के अनुसार उसमें वो मिला दी गई। यानी कि इसमें स्थानीयता पर विशेष बल दिया गया। इंडो इस्लामिक को केवल आधार बनाया और स्थानीयता पर विशेष बल दिया। यानी कि बंगाल की जो परंपरा, बंगाल की जो संस्कृति, बंगाल के जो विचार हैं वो बंगाल की कला में दिखाई देते हैं। इंडो इस्लामिक उसका आधार है। मालवा के हैं तो मालवा के दिखाई देते हैं। ठीक है ना? आपके गुजरात के हैं तो गुजरात की परंपरा दिखाई देती है। यानी कि स्थानीयता हावी है और आधार क्या है उसका? इंडो इस्लामिक संस्कृति। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहां पर पत्थर की जगह पर ईंटों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। जबकि आप देखेंगे कि मुगल और दिल्ली सल्तनत में, स्टार्टिंग के दिल्ली सल्तनत को छोड़ दिया जाए और मुगलों के कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो वहां पर सब पत्थर का प्रयोग हुआ। लेकिन इन लोगों ने पत्थर से ज्यादा प्रयोग किसका किया है? ईंटों का। बाकी छोटी छोटी चीजें और भी हैं जिनको इन्होंने परिवर्तित किया, लेकिन अपने अपने अनुसार परिवर्तन किया है। एवरीबॉडी क्लियर है? ये इसको ध्यान रखेगा। तो क्षेत्रीय राज्यों की स्थापत्य कला की विशेषताएं, क्षेत्रीय राज्यों की स्थापत्य कला के जो उदय के कारण हैं वो आपको समझ में आ गए। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जानकारी है कि आपका जो मार्च बैच है हिंदी का 2025 और 2026 को लेकर के, ये बैच आपका 9 मार्च तक आपका एडमिशन के लिए खुला हुआ है। इसमें आप 9 मार्च तक एडमिशन ले सकते हैं। ये इवनिंग बैच है, शाम को 6 बजे है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर आपको इसकी फीस मात्र पड़ेगी 24,999। अगर ये कोड यूज नहीं करेंगे तो इसकी फीस आपकी हो सकता है बहुत ज्यादा देनी पड़े। ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बैच बाइलिंगुअल और इंग्लिश में भी लेना चाहते हैं तो बाइलिंगुअल और इंग्लिश में भी हैं, लेकिन कोड आपको MK लाइव यूज करना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए। बात आती है कि इस बैच की विशेषता क्या है। दोस्तों देखिए, बैच की विशेषता यह है कि हम इसमें 2025 और 26 को टारगेट करके एक प्लान के तहत आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप में से जिस किसी भी छात्र को, ध्यान रखिएगा, अगर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो आपको अच्छे तरीके से एक सिस्टमैटिक प्लान के तहत आगे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि बिना रणनीति के, बिना सही प्लान के सफलता आसानी से नहीं मिलती। सफलता आसानी से नहीं मिलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक सही रणनीति, सही दृष्टिकोण, सही विचार और सही रास्ता हमको पता होना चाहिए। साथ के साथ उसमें आपको एक व्यक्ति की और जरूरत पड़ती है, सही कोच, मेंटर और गाइड की, क्योंकि उस रास्ते में चलते समय आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी आपकी क्वेरीज होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। उनका सॉल्यूशन कैसे होगा तो वो आपको मेंटर या कोच बताएगा, और इसमें वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। यानी कि इसमें देखा जाए तो 4 फेज में आपको 4 स्टेज में कंप्लीट आपकी स्टडी मिलेगी। पूरे 2 साल का कोर्स है, ये ध्यान रखना। मार्च 2024 से लेकर के आपके जनवरी 2026 तक पूरा कोर्स है, ये ध्यान रखेगा। 26 में जाकर के कंप्लीट होगा, ठीक है ना। पहले जो फर्स्ट फेज है ये प्री कम मेंस के हिसाब से हम लोग पहले आपका बेस तैयार करेंगे फाउंडेशन के तौर पर, ठीक है ना। उसके बाद जब बेस तैयार हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, और जिसको 2025 में एग्जाम देना है उसके लिए हम अलग से प्री की सेपरेट क्लास चलाएंगे, सेपरेट मेंस की क्लास चलाएंगे, सेपरेट फिर आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी रहेगा, जो कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। यानी जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस चीज के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स है वो यहां पर आपको बताए जाएंगे। और इसके लिए फीस मात्र वही है 24,999 रुपए। ध्यान रखना, इसमें आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। रेगुलर क्लास के साथ साथ में ध्यान रखिएगा आपको सीसेट की सेपरेट क्लास होगी, करंट अफेयर क्लास होगी, निबंध की क्लास होगी, इंग्लिश की, हिंदी की, ये सारी क्लासेस होंगी। यानी कि जो कुछ भी आपके एग्जाम में आता है सारी चीजों की आपकी क्लासेस रहेंगी। प्लस आपको मटेरियल मिलेगा यहां से, ठीक है। आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, यानी जिसको आप कभी भी कॉल करके आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जब आप MK लाइव कोड यूज करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि मेरा उत्तरदायित्व तो बढ़ जाएगा कि मैं आपके साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करूं, ठीक है ना। हालांकि हम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा उत्तरदायित्व तो बढ़ जाएगा मेरा, क्योंकि आपने मुझे चयन किया है। तो मेरी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाएगी आपके लिए, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, प्लस आपको टेस्ट सीरीज से लेकर के करंट अफेयर से लेकर के सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपको एक्स्ट्रा 1 रुपया कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये समझ लीजिएगा। और बाकी किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो है, मुझे मेल कर सकते हैं इन सारी चीजों पर। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और डिस्काउंट चाहिए और मेरी गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेट मान के चलिए कि आपको MK लाइव कोड इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम का वार कोड है, जिसके थ्रू आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया वो अभी भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय राज्यों में एक एक करके सभी कला के जो केंद्र हैं उनकी विशेषताओं के बारे में, और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बंगाल की। बंगाल में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में स्थानीय तत्वों का समावेश हुआ। ये तो सभी जगह हुआ, लेकिन यहां पे भी हुआ। यहां पर पत्थरों का कम और ईंटों का अधिक प्रयोग आप देख रहे हैं सामने। ये पूरी जो बिल्डिंग है ये ईंटों की बनी हुई है, पत्थर की बिल्डिंग नहीं है। और कला वही है, इंडो इस्लामिक मेहराब बने हुए हैं, ये देखिए, ये गेट बने हुए मेहराब, ये रहे मेहराब बने हुए, आर्क जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना। पत्थर के लिए, स्तंभों के लिए उपयोग में लाए गए हैं। अगर किसी बिल्डिंग में अगर स्तंभ बनाए गए हैं तो उसके लिए पत्थर का प्रयोग किया गया है। और स्तंभों पर नोकदार मेहराब बनाए गए हैं, यानी कि खाली इस तरह के मेहराब नहीं है, बल्कि कैसे मेहराब हैं, इस तरीके के नोकदार मेहराब, ये रहे। ऐसे मेहराब नहीं बनाए गए, ये हैं, ये नोकदार मेहराब, ये यहां की परंपरा है। ढलवा कार्निस बनाया गया है, यानी कि ढलान युक्त, जैसे ये आपका जो कंसेप्ट है, ये ढलवा कार्निस का कंसेप्ट है, ढलान के साथ में इसको बनाया गया है। कमल के फूलों से सजावट का प्रावधान यहां रखा गया है। चमकदार टाइलों का प्रयोग किया गया है, ये बंगाल की विशेषताएं हैं, उनमें देखेंगे जाकर के। ये तो ख्याल एक वो है, दाखिली दरवाजा है, ये जो
एग्जाम्पल है, दाखिली दरवाजा का एग्जाम्पल है। बाकी अन्य बिल्डिंगों में कार्निस है, कमल के फूलों की सजावट है और आपका चमकदार टाइलों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि इसकी खूबसूरती और अच्छी निकल के आ सके। और इसका जो एग्जाम्पल है, जफर गाजी का मकबरा बंगाल में, दाखिली दरवाजा अदीना मस्जिद है, छोटी और बड़ी सोना मस्जिद है, लोटन मस्जिद है, ये आप देखेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, मैं इसमें आपको दिखा देता हूं। ये देखेंगे तो ये आपके सामने बाहर का व्यू है अदीना मस्जिद का, अदीना मस्जिद का बाहर का व्यू है। ये अंदर की नक्काशी देखिए, बिल्कुल आपका नौकदार मेहराब यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल कितने बेहतरीन तरीके से। और ये पिलर के तौर पर आपके पत्थर का प्रयोग किया गया है अदीना मस्जिद का, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं है, ये है इस तरह का सेंट्रल मेहराब। अब आप खुद देखिएगा किस तरह की आपकी कलाकारी है इसमें, ठीक है ना। ये आपका उसका व्यू है पूरे के पूरे अदीना मस्जिद का, बाहर का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ। अब आप देखिएगा कितने बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया, ढलवा कार्निस इस तरीके से बनाए गए हैं। ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं, अब आप आराम से आप इनको देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये ईंटों के पत्थर के आपके पिलर हैं और ऊपर ये ईंटों का पूरा स्ट्रक्चर है, ईंटों का। अब आराम से आप देखिएगा, समझिएगा, ऐसे ही नहीं है। ओके, देखिए इस तरह की चीजें देखने से आपके दिमाग में वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी कि जिसका वास्तव में आपके लिए चर्चा की जा रही है, क्या वो सही है कि नहीं है। और ये इमेज जो है आपके दिमाग में सेट भी हो जाएंगी तो याद भी हो जाएगा। ये पूरे बंगाल की कला की शैली की विशेषता है। अब ये देखिए, पूरा टाइलों वाइलों से भी इसको आपको साइन किया गया, सारी चीजें की गई हैं। ये टाइलें वगैरह पत्थर लगा करके इनको चमकाया गया है। अब आप देख सकते हैं इसको, ये आपके सामने है। ओके, क्लियर। तो ये एक कंसेप्ट है जो आप देख सकते हैं, चमकदार टाइलें, कमल के फूलों सजावट, ढलवा कार्निस, नौकदार मेहराब, ये सारी विशेषताएं यहां पर है। इसी तरह की आपकी लोटन मस्जिद है, बड़ा और सोना छोटी मस्जिद है, छोटी और बड़ी सोना मस्जिद है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं जौनपुर। जौनपुर, जौनपुर जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, शर्की साम्राज्य का विकास हुआ था, शर्की साम्राज्य। जौनपुर की स्थापना, जो शहर है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया था अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, क्योंकि उसका नाम था जौना खां, ठीक है ना। तो जौना खां की याद में इसको बसाया गया था। अब आप देखिएगा, बाद में जाकर के यहां पर शर्की साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी कि हुसैन शाह शर्की ने इसको अपना शर्की साम्राज्य का केंद्र बनाया, हुसैन शाह शर्की ने। और इसे सिराजे हिंद, यानी कि पूरब का हिंद या पूरब का बेहतरीन शिक्षा का केंद्र माना जाता है। सिराजे हिंद कहते हैं, यानी कि शिक्षा का केंद्र, ध्यान रखना। और यहीं पर आपको पता होगा कि आपका जो शेरशाह सूरी है, उसने यहीं पर शिक्षा ली थी। शेरशाह सूरी ने भी यहीं पर इसकी शिक्षा ली थी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब यहां पर कंडीशन क्या है, यहां की कला की विशेषता है कि विशाल मेहराब वाले द्वार, यानी कि विशाल मेहराब वाले द्वार बनाए गए हैं। द्वार यानी कि जैसे बुलंद दरवाजा बनाया गया अर्ध गुंबद शैली में। यहां पर क्या किया गया कि द्वार भी बनाए गए, तो उसका मेहराब इतना बड़ा बनाया गया कि आप देख लीजिए, ये रहा कितना बड़ा। गेट तो जरा सा ही है, लेकिन उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर ये देखिएगा, यहां से ये रहा, ठीक है ना। द्वार के किनारे पर नक्काशी का उपयोग, ये देखिएगा, ऊपर पूरा का पूरा नक्काशी है। ये रहे, पूरी डिजाइन बना करके इसको अलंकृत किया गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। द्वार के किनारे पर नक्काशी, प्रवेश द्वार के पास विशाल स्तंभों वाली जालियां, ये देख सकते हैं, विशाल स्तंभों वाली जालियां यहां पर ये देखेंगे, ये इस तरह के ये स्ट्रक्चर जो है, ये सब आपकी जालियां हैं, ठीक है ना। ये नक्काशी है। ये जौनपुर की अपनी एक विशेष शैली है। इसका एग्जाम्पल है अटाला मस्जिद, ये रही आपकी। इसके अलावा देखेंगे तो झंझीरी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, लाल दरवाजा है, वो यहाँ के आपके
कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी अटाला मस्जिद जौनपुर का है। अब आप खुद देखेंगे तो कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर है, कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जिसको देखने पर आपको लगेगा हाँ वास्तव में इन लोगों ने कलाकारी की है। हालांकि ये मान के चलिए कि ये आपका ताजमहल तो नहीं हो सकता, लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जिसको जो बनवा सके उन्होंने बनाया इसको। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ना दिल्ली सल्तनत में और ना मुगलों में इस तरह की नक्काशी नहीं की गई है। ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है। ये स्थानीयता के तत्व हैं जो इसमें डाले गए हैं। क्या उनमें इस तरह के विशाल मेहराब के अंदर इस तरह के खांचे बनाए गए किसी मुगल स्थापत्य कला में? नहीं। वहां पर क्या है, छतरियां हैं, कंगूरे हैं, छज्जे हैं, लेकिन इस तरह की स्ट्रक्चर उसमें नहीं है। यह भी इसकी अपनी एक खास विशेषता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो इन्होंने अपनी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया, सारी चीजें की, ठीक है ना। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जौनपुर में और भी स्थापत्य कला के नमूने मिल सकते थे, लेकिन कंडीशन क्या हुई, सिकंदर लोदी ने कई भवनों को नष्ट कर दिया था। इसलिए जो कुछ बचे हुए हैं वो यही अब बचे हुए हैं, ध्यान रखना। उसने कई सारी चीजें नष्ट कर दी थी, ये बहुत बड़ा कारण था, इसलिए थोड़े बहुत ही इसके एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं। गुजरात की कला के संदर्भ में देखा जाए तो यह मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई खिलजी के समय में। गुजरात में यहां पर कभी आपने देखा होगा कि कमला देवी और उनकी बेटी जो थी वो और उनके पति जो शासक थे उन पर कभी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस राज्य को जीत लिया था, कमला देवी को अपनी रानी बनाया, ठीक है ना। और उनकी जो बेटी है देवल रानी, उनको अपने बेटे खिज्र खां के साथ उनको विवाह करा दिया था बाद में। इस तरीके से आपने देखा होगा कि एक हिंदू साम्राज्य था जिसको खिलजी के समय में एक मुस्लिम साम्राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया। उसी के बाद से यहां पर इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की शुरुआत हुई, ठीक है ना। प्रारंभ में जो मंदिर जो तोड़े गए, बनाए गए, प्रारंभ में हिंदू मंदिरों को तोड़ करके भवन निर्माण किया गया, बाद में इस्लामिक शैली का यहां विकास हुआ था, ध्यान रखना। भवनों पर लकड़ी के जैसी नक्काशी की गई है, यानी कि जिस तरह की महीन और बारीक नक्काशी की जाती है वो सारी की सारी यहां पर की गई है उसी तरीके से। और पत्थर की जगह पत्थर की जालियों का विशेष तौर पर इसमें उपयोग किया गया है, पत्थर की जालियों का, और साथ के साथ ढलवा कार्निस यानी कि ढलावदार सारी चीजें हैं। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें थी। इसमें देखेंगे तो आपका 3 दरवाजा मस्जिद आपके सामने है, ये रही। उसके अलावा रानी सीपरी की मस्जिद है, जामा मस्जिद चंपानेर है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। 3 दरवाजा मस्जिद अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है, कितना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। सोचिए 3 दरवाजे बराबर के साइज के, उसी तरीके से ढलवा कार्निस की तरह इसको बनाया गया। ऊपर दीवार पर देखेंगे तो आपकी बेहतरीन कारीगरी, छोटी छोटी जाली बना करके नक्काशी की गई है, ठीक है ना, छोटी छोटी महीन कारीगरी के साथ में। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं और ये विशेषताएं आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्कन में आपका ध्यान रखना, दक्कन के ऊपरी हिस्से में बहमनी साम्राज्य और दक्कन के निचले हिस्से में विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ। बहमनी साम्राज्य आगे जाकर के आपके कई सारे प्रांतों में टूट गया था। बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ठीक है ना, गोलकुंडा वगैरह। तो ये जो क्षेत्र थे ये बहमनी साम्राज्य के ही हिस्से थे। उसके 5 प्रांत थे जो बाद में जाकर के स्वतंत्र भी हो गए थे, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा वगैरह, जिनको कुछ एक राज्यों को अकबर ने, कुछ एक को शाहजहां ने, जहांगीर ने, और बाद में बचे हुए जो 2 थे उनको औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन तब तक यहाँ पे क्षेत्रीय कला, क्षेत्रीय विशेषताएं प्रॉपर तरीके से विकसित हो चुकी थी।
यानी बहमनी साम्राज्य में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया गया, जो दिल्ली कला से थोड़ी सी अलग थी। यहाँ की क्षेत्रीय स्थापत्य कला का प्रभाव ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि यहां पर दक्कन की परंपरा ज्यादा प्रभावी थी। बेशक उत्तर से ही, यानी कि मुगल शासकों के समय में ही यहां पर प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें विकसित हुई थी, लेकिन राज्य का निर्माण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और वो लोग वहां से उत्तर भारत से भाग करके जब चले गए दक्षिण भारत में, तो उन्होंने दक्कन की उसी शैली को विशेष तौर पर अपनाया था। गुलबर्गा में जो ऊपर का जो क्षेत्र है, गुलबर्गा में तुगलकों की विशेषताएं रही, यानी गुलबर्गा का किला हम देख सकते हैं, ये रहा। वही आपकी सलामी दीवारें, मटमैला पत्थर, भूरा पत्थर, ठीक है ना, ये उनकी विशेषताएं थी जो यहां पर रही। बीदर में एक नए प्रकार की स्थापत्य कला मिली जिसका ईरानी कला का प्रभाव है। दीवारों की एक पूरी श्रृंखला है। चमकीली टाइल और चित्रकला का उन पर विशेष तौर पर प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे गुंबदों का प्रयोग किया गया है और मदरसों का ज्यादा से ज्यादा विकास किया गया है। जैसे महमूद गवाह का मदरसे ज्यादा बनाए गए हैं भवनों के बजाय। तो ये सारी जो चीजें हैं बीदर की हैं, ठीक है ना, चमकीली टाइलें और सारी चीजें। बीजापुर में क्या है? बीजापुर में मुगल कला का प्रभाव ज्यादा दिखता है, क्योंकि बीजापुर मुगलों के प्रभाव में तब तक आ चुका था। इसमें बल्ब गुंबद, यानी कि इसे हम बल्ब गुंबद का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, गुंबद भी आपके दो तरीके से, कई तरीके के होते हैं। एक होता है इस तरह का गुंबद, ठीक है ना, ये साधारण गुंबद है, और एक होता है बल्ब गुंबद, हल्का सा नीचे से, ये इस तरीके का, ये रहा, ये बल्ब की शेप का, इस तरीके से यूं। यहां पर ये पूरा का पूरा कवर है और यहां पर हल्का सा नीचे से झुका हुआ, ये बल्ब गुंबद है, बल्ब डोम कहते हैं, ये रहा, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंस है, वो यहां पर दिखाई देता है। कमल के फूलों का प्रयोग दिखाई देता है, छतरियों का प्रयोग दिखाई देता है, बेल बूटों का प्रयोग दिखाई देता है, विशेषकर गोल गुंबज में, इब्राहिम रोजा में या गगन महल में हम देख सकते हैं, ये देखेंगे। तो यहां पर आप अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो ये जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हल्का सा उठा हुआ वही पोर्शन है, और उसके बाद फिर ये गोल गुंबद बनाया गया इसी तरीके से। ये गोल गुंबज के दो चिन्ह हैं, ठीक है ना। छतरियां हैं, आराम से देख सकते हैं, यहां पर ये छतरियां बनाई गई हैं, ऊपर ये मीनार के साथ में इनकी छतरियां बनाई गई हैं, है कि नहीं। ये सारी परंपरा विशेषताएं रही हैं। ओके, छोटे छोटे गुंबदों का अधिक प्रयोग हुआ है, ये रहे छोटे छोटे गुंबद, इनमें ज्यादा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन है, अष्टकोणीय मीनारें हैं, 7 मंजिला मकान है, अष्टकोणीय मीनार है, 1 2 3 4 5 6 7 मंजिला है, अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय मीनार है। अब आप देख सकते हैं ये। ओके एवरीबॉडी, तो ये इनको पूरी तरीके से अलंकृत किया गया, सारी चीजें की गई है, इन पर पूरा का पूरी आपकी डिजाइन बनाई गई है। आप आराम से देख सकते हैं पूरी की पूरी दीवार पर कितनी बेहतरीन नक्काशी की गई है, जो ताजमहल पे भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। गुलबर्गा में ईरानी और स्थानीय कला को ज्यादा महत्व दिया गया है। गुंबद का प्रयोग कम और छतरी नुमा गुंबद का प्रयोग हुआ है। ये देख रहे, गुंबद है ही नहीं, और इसका नुकीले मेहराब वाले प्रवेश द्वार हैं, जिसका एग्जाम्पल है चार मीनार। नुकीला मेहराब, ये रहा प्रवेश द्वार, ऊपर कोई मुख्य गुंबद नहीं है, मीनार हैं, ये देख लीजिए। ये आपके गोल जो है आपका चार मीनार का कंसेप्ट है, हैदराबाद में गुलबर्गा की चार मीनार। अब आप समझ सकते हैं। तो ये है आपके मध्यकाल की क्षेत्रीय स्थापत्य कला और उनके एग्जाम्पल, उनकी विशेषताएं और उनके सभी चित्रों के साथ मैंने आपको इस टॉपिक को डिस्कस किया है, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आधुनिक कालीन स्थापत्य कला, यानी कि मॉडर्न पीरियड में भी कुछ ऐसा हुआ है क्या,
उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप मुझसे इससे जुड़े रहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा करेंगे उतना समझ लो हम लोगों को एंथुसियाज्म मिलेगा, एक्साइटमेंट होगा और हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और हम आपसे यही चाहते हैं। बाकी जिसको पढ़ाई करनी है वो तो पेड बैच लेगा ही लेगा, हमारे साथ मिल करके तैयारी करेगा ही। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं पेड बैच में, उसके बावजूद भी यहाँ पर देखो, सोचिए आपकी आर्ट एंड कल्चर की क्लास यहाँ करने आते हैं, उसके बावजूद भी अच्छा लगता है आप लोगों का सहयोग। ठीक है ना? थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।